कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी। अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं। कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं। 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी। और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं। वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम से डालेंगे। तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लें। गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं। देखिए, इससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऐसे क्या रीजंस थे कि एक कंपनी हमारे देश को गुलाम बना लेती है। और अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज और तरीके यूज हुए जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली। ये तरीके ऐसे थे जो इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं यूज नहीं हुए थे। और ये जो हमारे देश की आजादी की कहानी है, ये बहुत ही यूनिक है और ये एक ऐसा डिस्कशन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो ये डिस्कशन आपके सामने आता ही है। तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा देश आखिर आजाद कैसे हुआ। We have to build the noble nation of free India. Do or die. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए, ईयर 1600 से ईयर 1837 तक हमने ऑलरेडी सब डिस्कस किया था कि कैसे कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वो आई और उसने क्या क्या ट्रिक्स खेल के हमारे ऊपर रूल किया। और ईयर 1837 आने तक पूरे इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। डायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक चीज अपने हिसाब से चलाती थी, और इनडायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी राजा या फिर निजाम के साथ मिलकर रूल करती थी। तो ईयर 1837 तक ये मैप था। इस मैप में जो आप पिंक एरिया देख रहे हो ये डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और ये जो येलो और ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये प्रिंसली स्टेट थे जो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके चल रहे थे। येलो मतलब कि हिंदू राजा रूल कर रहे थे और ग्रीन मतलब कि जो मुस्लिम निजाम जो थे वो रूल कर रहे थे। लेकिन ये पूरा मैप अगर आप देखोगे तो 50% एरिया ही था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपनी चला पा रही थी। अभी भी काफी एरिया था जहां पे उसकी पूरी तरीके से मनमानी नहीं चल पा रही थी क्योंकि राजा का इन्वॉल्वमेंट होता था। और इस चीज को दूर करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट करती है ताकि उसके अंडर में बाकी एरिया का कंट्रोल भी आ जाए। ब्रिटिशर्स को पता था कि इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने लोकल इंडियन जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट किया। इस चीज का इनको काफी फायदा भी हुआ। इंडिया में वैसे ही भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी। इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। दूसरी चीज ये भी थी, जो इंडियंस थे वो वहां की लोकेशन से भी बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को हायर तो कर रहे थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं था, उनको इक्वल नहीं समझते थे, उनको ये अपने से छोटा समझते थे। यही रीजन था कि जो इंडियंस थे उनको सिर्फ यानी कि सिपाही की जो पोस्ट थी वहीं तक हायर करते थे, और जो बड़ी ऑफिसर रैंक होती थी वहां पे इंडियन को अलाउ नहीं करते थे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरे रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में ज्यादा कुछ ना चला जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियन जो थे वो बड़ी आसानी से सिपाही की जो पोजीशन होती थी वो ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि सिपाही की जो पोजीशन होती थी उसको बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता था। क्योंकि भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही थी, लोगों को खाने की दिक्कत थी। सिपाही बनने पर खाने की जो दिक्कत होती थी वो चली जाती थी। महीने में 7 से 8 रुपए अलग से मिलते थे। अब क्योंकि ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस दोनों को सूट करती थी, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन सिपाही जो थे वो आ गए थे। 6:1 का रेशियो हो गया था और करीब 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2,38,000 नेटिव इंडियन सोल्जर्स थे। ये जब डेटा सामने आया था तब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने गवर्नर जनरल डलहौजी को वार्न भी किया था कि एक तरफ तुम इतने ज्यादा किसानों को फौज में भर्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लाके उन्हीं की जो जमीन है उसको हड़प रहे हो, तो ये लोग कभी भी भड़क गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ईयर 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राज किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश राज, उसने नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको 1858 में आना पड़ा था, और क्यों आना पड़ा था वो अभी आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, होता क्या है कि ईयर 1837 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल अपने अंडर में चाहती थी। उसको कुछ स्टेट्स में जो इनडायरेक्टली रूल करना पड़ रहा था वो भी उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो इस चीज को सॉल्व करने का जो जिम्मा था वो 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी को दिया गया था। और जैसे ही ये जिम्मा दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले वो इनडायरेक्टली रूल्ड जो स्टेट्स थे
उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं। तो इनको पता चलता है कि इस टाइम पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां के राजा का कोई लड़का नहीं है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा था कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं होता था तो वो गोद ले लेता था, उसके बाद वो राजा बन जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सेम ईयर 1848 को ये एक रूल लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पूरा स्टेट है, जो पूरा राजपाट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। अगर वो किसी को गोद लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने गोद लिया है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो दे सकता है अपने गोद लिए हुए बेटे को, लेकिन जो पूरा साम्राज्य है उसका, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और इस चीज को सेम ईयर यानी कि 1848 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और इंप्लीमेंट करते ही ये सतारा को अपने अंडर में ले लेते हैं। एक साल बाद जैतपुर, फिर संभालपुर को अपने अंडर किया, और नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़, जिसको छोटा उदयपुर भी कहते थे, उसको लिया, नागपुर, फिर झांसी का नंबर लगता है। अब झांसी के अंदर क्या था कि मणिकर्णिका, जिनका नाम शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई हो गया था, तो इनकी जो शादी हुई थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी, और इनका एक बच्चा भी था जिसकी 4 मंथ बाद ही डेथ हो जाती है। तो ये अपने जो भाई हैं उसके लड़के को गोद ले लेते हैं, और जब 1853 में महाराजा की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की जो पेंशन थी वो हर साल देते रहते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तो रानी लक्ष्मीबाई कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन आगे वो दिक्कत करती हैं, अभी आएगा वो, मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बाद क्या होता है कि 1856 अवध यानी कि आज का यूपी, यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रखी थी, जिसके चलते नवाब को ब्रिटिशर्स के यहाँ काफी पैसा देना होता था। और जब नवाब पैसे नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध जो था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। और ये सारी चीजें बैक टू बैक ही अपने अंडर में ले रहे थे, तो लोग ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, वो बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार थे, और इधर लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे, तो इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब यह था कि उनकी हार होना तय थी। तो इन सब चीजों को लेके लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था, और गुस्सा इसी बात के लिए नहीं था, और भी कई रीजन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे पहले इंडिया में भेजती थी, लेकिन उसको और तेज कर देती है ताकि पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस रहे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी ईयर में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते थे, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन इस चीज से डील करने के लिए जो लोकल लोग थे, उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी लोग कन्वर्ट होते थे उनको सोसाइटी से हटा देते थे, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो 17 अप्रैल 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। अब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है। और यहां भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है। इसके 6 साल बाद यानी कि ईयर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए, और फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए। हिंदू विडो एक्ट में यह था कि जो विधवा थी, जिनकी शादी होना बैन थी, उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब शादी कराई जा सकती है, और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। अब ये दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी। पहली चीज ये थी कि जो इनकी रीति रिवाज है उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज इनके ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि वो अछूत हो जाता था। तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे, और सिपाही भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब ये दूसरी कंट्री में जाते थे और वापस आते थे तो जो इनकी सोसाइटी होती थी, जो इनकी लोकेलिटी होती थी, उसमें लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी के साथ साथ बहुत ही कम सालों के अंदर 12 बार भूखमरी तक फैल गई थी पूरे इंडिया के अंदर। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है और बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो होता क्या कि ब्रिटिशर जो थे वो पुरानी ब्राउन बेस्ट राइफल, जो कि 0.75 कैलिबर की होती थी, मतलब कि 0.75 इंच का डायमीटर होता था उसका, इसमें आगे कोयाटा यानी कि चक्कू भी लगा होता था। तो ये राइफल यूज करते थे, लेकिन अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत खराब होता था। इसमें क्या था कि बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर बुलेट डाली जाती थी, फिर एक रॉड से इसको सेट करा जाता था। इसमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और दूसरा सिपाही को 2 बैग कैरी करने पड़ते थे, एक गन पाउडर के लिए और एक बुलेट के लिए। दूसरा, बुलेट पाउडर अगर नाप के ना डालो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी, राइफल में भी इशू हो जाते थे। तो ईयर 1855 से ही अंग्रेज जो थे इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और फिर इन्होंने यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री RSAF, इससे बात करके नई पैटर्न की एक राइफल बनवाते हैं, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसको P53 एनफील्ड भी बोला जाता था। और जनवरी 1857 आते आते इंडिया के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो गई थी।